student of standard 7th, welcome to you once again, and this time we are going to do chapter number 1, two big state, and I'm going to cover it in two part, and this is part 1. So I searched my all YouTube channel, all the videos, only chapter 1 is missing, so I think let's make it, and it's a one kind of revision for you also. So let's get started, but before it I have something to share with you. Well, as you can see, the six best doctor: sunshine, water, rest, air, exercise, and diet. These golden lines are given by the Wayne Field. Okay, so इसे सिक्स बेस्ट डॉक्टर क्यों कहा गया है? बिकॉज इफ दिस थिंग इफ यू हैव इन योर लाइफ इन बैलेंस प्रपोर्शन, यू नेवर हैव टू विजिट अ डॉक्टर. वेल, दे आर द सनशाइन, जिसको हम लोग धूप कहेंगे. मीन्स if you properly getting the sunlight, your body never have the deficiency of the vitamin D. And in European country people उल्टे पड़े रहते हैं और सनलाइट लेते रहते हैं. वाटर ऑल्सो, वाटर हमारे बॉडी के हार्मफुल टॉक्सिन्स को रिमूव करती रहती है. अगर हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं तो पानी के सो बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं, एंड हमारा बॉडी अपने आप को एक तरह से मेंटेन कर लेता है. एंड बॉडी हमारे माइंड को शांत करता है, एंड टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है. रेस्ट, वेल, अगर हमको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो वी मस्ट टेक अ रेस्ट. अगर हमको नेक्स्ट डे कुछ अच्छा काम करना है एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी के साथ, तो हमारे माइंड को रेगुलरली रिलैक्स करना ज़रूरी है, जिसके लिए साउंड स्लीप 8 आवर्स की मस्ट है. एयर, अनलकीली हमारा कंट्री इतना एयर पे ध्यान नहीं देता है, बट हम लोग ध्यान देंगे. ओके, सो आप जो क्वालिटी ऑफ एयर कंज्यूम करते हो, इट शुड बी गुड फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली. एक्सरसाइजेस से हमारा बॉडी टोन में रहता है, हमारे बॉडीज़ के कैलोरीज, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होते रहते हैं, फैट रिड्यूस होता रहता है, बॉडी शेप में रहता है एंड फिट रहता है. डाइट, वी मस्ट टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन, प्रोटीन एंड ऑल डेट. बट हमको ऑयली एंड शुगर वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली खाने में से हमको मिल जाती है. पहले के लोग ज़्यादा मीठा खाया करते थे. रीज़न, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग बहुत हार्ड वर्किंग थे, फार्मर्स थे, तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे. तो उनको दिमाग को लगता था कि कहीं बॉडी को एनर्जी की कमी ना हो जाए, तो मीठा, उनका दिमाग को फिर यूँ हो गया कि मीठा खाओ और खुश रहो. पर आजकल हम लोग इतना हार्डवर्क नहीं करते हैं, सिर्फ एक जगह बैठे रहते हैं. जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक जगह बैठे बैठे, क्लास में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है. ओके, so follow these golden rules and your life will be successful at any point of time. Just a minute, मेरा पेन गिर गया है. Okay, so let's get started. Chapter number 1, two big states, and let me bring my marker first. Just a minute. थोड़ा zoom कर लेते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा. So two big state is the name of the chapter, and we are going to read about the कन्नौज. ओके, सो कन्नौज के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे. एंड हम लोग जो पहले किंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ही इज़ हर्षवर्धन ओवर हियर. एंड इनका जो टाइम था वो 606 से लेके एंड 647 तक था. नाउ किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606. सो उनका जन्म कब होता है? 606 में होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर प्रभाकर वर्धन. सो रिमेंबर, इनके फादर कौन है? प्रभाकर वर्धन. हर्षवर्धन एल्डर्स ब्रदर राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन आफ्टर ऑन द थानेश्वर. सो जैसे हमारे हिंदू परंपरा में रहती है कि राजा का बड़ा बेटा राजा बनता है, यूजुअली नॉर्मली ऐसा देखा गया है, तो वही चीज़ होती है यहाँ पर. एंड इस टाइम पे हर्षवर्धन के जो बड़े भाई हैं, डैड इज कॉल्ड द राज्यवर्धन. सो ये राजा बन जाते हैं. राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गॉड शशांक. सो जो शशांक के जो गॉड किंगडम के किंग हैं, ये हर्षवर्धन के बड़े भाई प्रभाकर राज्यवर्धन की डेथ कर देते हैं. ओके, एंड राजश्री जो इनकी सिस्टर हैं, their sister Rajeshri was imprisoned by the king of the Malwa, Devgupta.
सो उनकी जो सिस्टर है उनको किडनैप कर लेते हैं। कौन करता है? देवगुप्ता। ओके, एंड देवगुप्ता कहाँ के किंग है? मालवा के किंग है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, as advised by the leader of the kingdom, Harshvardhan shouldered the responsibility of the Thaneswar, that means present day पंजाब एंड हरियाणा, एंड फिर वो अपना किंगडम स्टार्ट करते हैं। सी फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग आप लोग अपने आप को हर्षवर्धन की जगह पे रखो। आपके फादर की डेथ हो गई है, आपके बड़े भाई को गौर के किंग ने, शशांक ने बाई ट्रिक्स मार दिया है, आपके सिस्टर का किडनैप हो गया है, और आपकी उम्र कुछ 12 या 16 ईयर्स की है। आई डोंट रिकॉलिंग एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्टली वो कितने के ईयर्स के थे। सो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस जो राजा बनते हैं, सो आप पहले क्या करोगे? है ना, सिस्टर को बचाओगे, बड़े भाई की मौत का बदला लेंगे, है ना। बहुत मूवीज और सीरियल देखने लग गए आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर immediately after the ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister राजेश्वरी। so पहला डिसीजन वो क्या लेते हैं? अपनी सिस्टर राजेश्वरी को फ्री करवाने का। इन द मीन वाइल ही escaped from the clutches of the देवगुप्ता। लेकिन उसकी सिस्टर भी स्मार्ट होती है, एंड वो देवगुप्ता के शिकंजे से कहीं भाग जाती है। इन अ मीन वाइल शी escaped in the clutches of the देवगुप्ता and she ran away into the Vindhya forest. Okay, Vindhya forest, and when he went in search for his sister, and he, with the help of the people living in the forest, a Buddhist hermit Divakar Mitra, he stopped her from committing a suicide. Since Rajeshwari kingdom Kannauj, Uttar Pradesh was without any king at that time, Harshvardhan became its ruler, and after he defeated the Devgupta, the king of Malwa. So अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए वो मतलब जंगल में चारों तरफ अपनी आर्मी को भेजते हैं। मीनवाइल जो बुद्धिस्ट हर्मिट थे तो उनसे उनको हेल्प मिलती है, एंड इनके जो लीडर होते हैं दिवाकर मित्रा, ये एक्चुअली राजेश्वरी को सुसाइड कमिट करने से रोकते हैं, एंड बाद में फिर ये दोनों भाई बहन एक हो जाते हैं। अब जो राजेश्वरी थी, इनके जो हस्बैंड थे, इनको मर्डर कर दिया गया होता है बाय द देवगुप्ता। सो अब जो देवगुप्ता है, इससे तो बदला लेना बनता ही है। सो अब वो किंग हर्षवर्धन जो हैं फिर अटैक करते हैं, एंड उनको इजीली डिफीट कर देते हैं, एंड अपनी सिस्टर के जो किंगडम है डेट इज प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश कन्नौज, ये उसको भी टेक ओवर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। As a part of preparation to launch an attack on the Shashank, the Gaur king, who has alliance with the king of Kumrap, Assam, भास्कर वर्मन। सो शशांक को हराने के लिए अपने हर्षवर्धन रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनको इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। सो उन्होंने क्या किया? इन्होंने एक टाई अप किया। किसके साथ टाई अप किया? वेल, भास्कर वर्मन के साथ। भास्कर वर्मन कौन है? आसाम के किंग, ओके, जो उस टाइम पे कुमराप नाम था। एंड विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज आर्मी ही डिफीटेड द गौर किंग एंड वन ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम, यानी फिर उसका पूरा किंगडम आ जाता है उनके पास में। ही ऑल्सो कॉन्कर मालवा, सौराष्ट्र, बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग द पुलकेशी टू द किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया। लगता है मैं बहुत स्पीड में पढ़ रहा हूँ। एनी हाउ, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत जल्दी हर्षवर्धन ने शशांक को हरा दिया विद द हेल्प ऑफ भास्कर वर्मन। ये फिर मालवा पे अटैक करते हैं, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। फिर ये अटैक करते हैं सौराष्ट्र पे, जो गुजरात में। एंड लगभग जो टॉपिक ऑफ कैंसर वाले जो इंडिया के सेंटर में से जो लाइन पास होती है ना, उसके ऊपर वाला पूरा इंडिया ये जीत लेते हैं, ओके। एंड इनके सामने बस एक ही चैलेंज है, डेट इज़ द पुलकेशी टू, जो साउथ में चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। एंड इनके बीच में लड़ाई होती है, बट लड़ाई में ये हार जाते हैं, ओके। कब तक जीतते हैं? आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्टोरियस ईयर, थानेश्वर एमर्ज इन अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। एग्रीमेंट हो जाता है, भाई तुम अपना नॉर्थ संभालो, हम अपना साउथ संभालते हैं, एक लड़ने में क्या रखा है। सो फाइनली एग्रीमेंट होता है और ये लोग अपने अपने किंगडम पे फोकस करते हैं। थिंक, वॉज इट राइट ऑन हर्षवर्धन पार्ट टू डिफीट दो स्टेट्स?
हाँ, डिफीट करना चाहिए। ओके, कोई अपने सिस्टर को किडनैप करे तो भाई इंडियन लोग हैं, नहीं छोड़ेंगे। ओके, कोई अपने भाई को मारते हैं तो फिर बदला लेना तो बनता ही है। ओके, मैं भी कहाँ मार काट बदले की बातें कर रहा हूँ। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। सो हर्षवर्धन रेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो हर्षवर्धन किंग कैसे थे, हर्षवर्धन के टाइम पे वो रूलिंग कैसे करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। नाउ ऑल सच काइंड ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire. He divided his daily routine into three parts. First was for the administrative purpose, while the other two parts were devoted to public welfare and religious activity. So हर्षवर्धन पर्सनली अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। वो अपने स्टेट में अलग अलग जगह पे पर्सनली विजिट करते थे और अपने किंगडम के बारे में लोगों से सलाह मशवरा भी लेते रहते थे एंड चेक करते थे कि कौन कैसे काम कर रहा है। उन्होंने अपना पूरा डे जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। नंबर 1 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, और बाकी जो 2 पार्ट थे वो उन्होंने पब्लिक के वेलफेयर के लिए एंड रिलीजियस एक्टिविटी के लिए स्पेंड किए होते हैं। ही वॉज सो डेलिगेंट इन कैरिंग आउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ए टाइम ही इवन फॉरगेट टू हैव हिज मील। ये ऐसा बता रहे हैं कि इतने काम में मगन रहते थे कि खाना भूल जाते थे। और एक हम है, काम गया बाहर में, पहले खाना जरूर खाना है, क्योंकि काम कब होगा, जब पेट में कुछ होगा। हमारी और उनकी फिलोसफी अलग है, इसलिए वो लोग ग्रेट हैं। ओके, थिंग्स टू नो। टू हेल्प हिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हर्षवर्धन हैड कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी। ओके, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हर्षवर्धन के पास सेनापति भी है, प्रतिहारा जिसको द्वारपाल बोलते हैं, संधि विघ्रिका जिसको हम लोग फॉरेन मिनिस्टर कहेंगे, राजदूत जो एम्बेसडर का काम करता है, परराज्य मंत्री फॉरेन मिनिस्टर इन शॉर्ट, महादंड नायिका चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं आज की तारीख में, अक्षर पटालिका जिसको रजिस्ट्रार कहते हैं। ये उस टाइम के नाम भी बहुत अजीब अजीब हुआ करते थे। नाउ थिंक, नेम द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड इंचार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका। हाँ, डेट मीन्स ये आपके एरिया के एमपी और एमएलए की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सो इम्प्रिंट्स, एक सेकंड में थोड़ी इमेज को जरा सा एडजस्ट कर लूँ। ओके, इम्प्रिंट लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन को हम इतना याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए थे। क्या काम किए थे, लिसन नाउ। हर्ष बिल्ट मैनी रेस्ट हाउसेस। रेस्ट हाउसेस क्या होता है, जब हम लोग रास्ते पे से ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हमको थकान लगती है तो यूजुअली हम लोग किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, पर उन्होंने स्पेशली हाउसेस बनवाए थे आने जाने वाले लोगों के लिए, स्पेशली जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, ओके, बुद्धिस्ट हर्मिट होते हैं, उन सब के लिए। इन्होंने रेस्ट हाउस तो छोड़ो, वेल्स बनवाए थे, स्टेप वेल्स बनवाए थे, लेक्स बनवाए थे, मठ विहारास जो मतलब साधु संतों के लिए होता है, एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड द एनिमल स्लॉटर। एनिमल की हत्या पे उन्होंने बैन लगाया था। ओके, सो पहले इंसान थे, नो उससे पहले अशोक ने भी लगवाया था। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज द बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट। सो हर साल वो बुद्ध लोगों का एक रिलीजन मीटिंग रखते थे। एंड 5 years ही वुड ऑर्गेनाइज अ ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन एट प्रयाग। तो प्रयाग इज बेसिकली प्रयागराज, जो इसका नाम पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था। There he would donate generously till his entire treasury was emptied, and would even give away his ornament he would be wearing at that time. So wow, हर साल बौद्ध लोगों की मीटिंग, एंड हर 5 साल में एक बहुत बड़ा मतलब जलसा होता था जिसमें प्रयागराज में इट इज़ समथिंग लाइक कुंभ का मेला, एंड वो बहुत दिल खोल के दान करते थे, इतना दान करते थे कि उनका पूरा खजाना खाली, बचे कुछ अपने शरीर के ऑर्नामेंट्स भी वो ऐसे ही लोगों को दे दिया करते थे दान में। और फिर बाद में कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ ही उनके पतन का कारण बनी, क्योंकि उनका जो ट्रेजरी थी वो हर 5-5 साल में खाली होती रहती है। एनी हाउ, पब्लिक के द्वारा कमाया गया पैसा पब्लिक में ही दे रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर भान भट्ट एडोन हिज कोर्ट। सो भान भट्ट जो बेसिकली एक संस्कृत के राइटर थे, वो उनके ही एक दरबारी थे।
हिज फेमस वर्क हर्ष चरित्र एंड कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे। तो ये उनके द्वारा लिखी गई दो बुक थी। एंड वी कम टू नो अबाउट मैनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द किंग हर्षवर्धन रेन फ्रॉम हर्ष चरित्र। ओके, सो हर्ष चरित्र में से हमको बहुत सारे उनके किंगडम में कैसे चीज़ें मैनेज हुआ करती थी, क्या क्या हुआ करता था, वो सब हमको पता चलता है। किंग हर्षा हिमसेल्फ वॉज ए राइटर, वो खुद भी एक बहुत अच्छे राइटर थे। एंड रॉट 3 प्लेस, तो उन्होंने 3 नाटक भी लिखे थे, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ओके, सो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। सो एज यू कैन सी ऑन योर मैप, जितने भी इंडिया में आपको ये पिंक शेड दिख रहा है ना, ये था हर्षवर्धन का किंगडम, काफ़ी बड़ा है। ओके, तो लगभग नर्मदा रिवर से वो अलग होता है सेंटर में। एक्चुअली पुलकेशी II और हर्षवर्धन की लड़ाई नर्मदा के कोस्ट पे ही हुई थी, जो हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। ओके, सो 3 slides आर देयर। नाउ एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट दैट आर सीन इन योर स्कूल। स्कूल आके फिर देख के बताना मुझे, ठीक है। अभी तो आजकल कौन स्कूल आता है लॉकडाउन के टाइम पे। अब तो बच्चे स्कूल को ऐसे देखते हैं जैसे कि कहीं पिकनिक पे घूमने गए हो। हाउ आर दोज ऑब्जेक्ट ऑब्टेन। सो स्कूल की बात कर रहे हैं। स्कूल में आजकल क्या होता है, स्कूल में हम लोग देखते हैं फीस भरते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बुक्स आती हैं, बेंचेस होते हैं, टीचर्स होते हैं, ऑफिस का स्टाफ होता है ना, प्यून्स होते हैं, काम करने वाले। आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ें कैसे आती हैं, आप लोग जो फीस भरते हो वो उसी फीस का स्कूल वाले टीचर को सैलरी देने में काम करते हैं, बेंचेस परचेस करने में काम करते हैं। स्कूल वाले स्कूल की बिल्डिंग अगर रेंट पे तो रेंट पे करते हैं, या अगर लोन ले रखा है स्कूल बनाने के लिए तो लोन रिपे करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें ऐसे इस तरह से मैनेज की जाती हैं। हाउ मैनी ऑफ दोज ऑब्जेक्ट आर डोनेटेड, और चीज़ों को डोनेट भी किया जा सकता है। एंड वाई डू पीपल मेक डोनेशन एट स्कूल, कुछ लोग स्कूल में डोनेशन देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ हाइपोथेटिकल स्टोरी। मान लो कि मैं आज जो भी हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो एक स्कूल की वजह से हूँ। अगर मैं आगे आगे बहुत करोड़पति बन जाता हूँ और मुझे लगता है कि ये स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ा था आज, मुझे, और उस स्कूल की कंडीशन थोड़ी ख़राब है, बिल्डिंग थोड़ी जर्जर हो गई है, एंड मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत पंखे चल नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं, तो मैं क्या करूँगा, स्कूल वालों को पैसे दूंगा कि भाई करवा लो मरम्मत। ओके, या नई बिल्डिंग बनवानी हो तो वो, अगर मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है तो सच काइंड ऑफ मनी जो हम अपनी विल से देते हैं, दैट इज कॉल्ड डोनेशन, जिसे हम लोग मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी एम्परर हर्षवर्धन एम्पायर। एंड अब हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की। ओके, अभी नालंदा यूनिवर्सिटी में पहले मैं एक बार फटाफट रीड कर लेता हूँ ताकि आप लोग समझ सको। King Harsh extended all possible assistance to Acharya Silbhadra to make the Nalanda into a world-famous university. The university had an access to the revenue of 100 villages given to them by King Harsha for its upkeep and maintenance. Renowned chemist Acharya Nagarjuna, who proven that the iron and arsenic and mercury as could be used as a medicines, also belonged to the Nalanda University. सो यहाँ पर ये कहा गया है कि किंग हर्षा ने जो नालंदा यूनिवर्सिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आचार्य सीलभद्र को दे रखी थी। ओके, कौन, आचार्य सीलभद्र। ओके, सो ये वो पर्सन है जो पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी का कामकाज देखते थे। यूनिवर्सिटीज़ को जो पैसा मिलता था वो 100 विलेजेस से मिलता था। ओके, 100 विलेजेस से उनको पैसा मिलता था, एंड इस तरह से वो मेंटेन करते थे। तो बच्चों से वो फीस नहीं लेते थे, गॉट इट। एंड बच्चों के लिए रहने की फैसिलिटी भी थी वहाँ पर। नाउ इसके अलावा जो एक बहुत बड़े केमिस्ट थे जिसको हम लोग आचार्य नागार्जुन कहेंगे, उन्होंने ये प्रूव किया था कि आयरन और जो मरकुरी की जो ऐश होती है इसमें से भी मेडिसिन बनाई जा सकती है। सो उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज भी की हुई थी। आगे बढ़ते हैं। एज यू कैन सी दिस इज द प्रेजेंट पिक्चर ऑफ द नालंदा विद्यापीठ, और ये थोड़े खंडर के फॉर्म में। ओके, ऐसा माना जाता है कि बिफोर 1000 ईयर्स जब मुस्लिम रूलर्स ने यहाँ पे अटैक किया ना,
तो उन्होंने जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें इंडिया के सारी ग्रंथ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई थी वो सब जला दी, और उसको जलते 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 3 दिन हो गए थे। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा लिटरेचर था जो उन्होंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। अरे यार, कम से कम पढ़ लेते तो कुछ तुम्हारा और हमारा भी भला हो जाता। सो ये आज का लास्ट स्लाइड है। थिंग्स टू नो, स्टूडेंट हैव टू क्लियर एंट्रेंस एग्जाम फॉर टेस्ट फॉर द एडमिशन ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। सो आपको अगर नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक बेसिक टेस्ट पास करना ही होगा, और वो टेस्ट पास करने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वहाँ पे एजुकेशन फ्री होती थी, लॉजिंग एंड बोर्डिंग आर प्रोवाइडेड बाय द नालंदा। एक बार आपको बस एग्जाम क्लियर करने की देर है, बाकी आपका सारा पैसा नालंदा यूनिवर्सिटी ही उठाएगी, और इनको पैसे की तो कोई टेंशन है नहीं क्योंकि आसपास के 100 गांव उनको पैसे दे ही रहे हैं। द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नोन एज द धर्मगंज, और जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उसको हम लोग धर्मगंज कहते हैं। थिंक वाई वॉज फ्री एजुकेशन प्रोवाइडेड एट अ नालंदा यूनिवर्सिटी। सो उस टाइम पे एजुकेशन को नोबल प्रोफेशन माना जाता था जिसकी हम लोग कीमत नहीं लगा सकते, आज भी नहीं लगा सकते, पर देर आर सर्टेन बिजनेस माइंडेड पीपल जिनकी वजह से एजुकेशन फील्ड ख़राब है। अदरवाइज हम टीचर तो स्कूल में भी इतना ही वर्क कर रहे थे, अभी ऑनलाइन में भी इतना ही वर्क कर रहे हैं। सिंस आई एम अ टेक्निकली अवेयर पर्सन, टेक्नोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट है, सो आई कैन मेक सच काइंड्स ऑफ वीडियोज़। बट देर आर सर्टेन टीचर्स जिनको वीडियोज़ बनाने में ही प्रॉब्लम होती है, उनके मोबाइल फ़ोन के हैंडसेट्स में इश्यूज हो सकते हैं ऑल डेट। सो पार्ट 2 हम लोग बाद में देखेंगे, जहाँ पर हम लोग एक ह्यून सेंग के बारे में एक कैरेक्टर है जो चाइना से इंडिया में आए थे, और दूसरा है हमारे पुलकेशी 2, उनके बारे में हम लोग अपने सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड बाय एवरीवन।